हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स में एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है स्टोक्स लॉ, स्टोक का नियम। तो ये नियम क्या है, चलिए समझते हैं। मेनली हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं विस्कोसिटी यानी विस्कस फोर्स के बारे में हम लोगों को जानकारी हो चुकी है। और एक ऐसा ये क्या है, विस्कस फोर्स क्या है, एक ऐसा फोर्स है जो क्या करता है, तो सर किसी भी फ्लूइड को मोशन करने से रोकता है। ठीक है ना, किसी भी फ्लूइड के अंदर जो मोशन हो रहा है उस मोशन को अपोज करने का काम करता है। मेनली अगर खुद फ्लूइड कर रहा है तो भी इसके अंदर लगेगा, और फ्लूइड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है तो भी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये विस्कस फोर्स लगेगा। दो बातें, फ्लूइड खुद कर रहा है तो फ्लूइड खुद कर रहा है, जैसे वाटर है, ये वाटर है, ये वाटर के फ्लो, वाटर का फ्लो हो रहा है। कैसा फ्लो है, लैमिनार फ्लो है। तो इसमें हर लेयर के जस्ट अपोजिट जस्ट नीचे वाली लेयर जो होगी वो क्या कर रही होगी, मतलब सपोज करिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर v स्पीड से चल रहा है तो जस्ट नीचे वाली लेयर की जो स्पीड होगी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, v माइनस डी बी, ये हम लोगों ने समझा हुआ है। फिर इसके नीचे और जाएंगे तो फिर v माइनस टू डी बी हो जाएगा। यानी हर बार डी बी क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा स्पीड में। इतना तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। यानी नीचे की ओर स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। स्पीड कम होने का कारण सीधा सीधा अर्थ है कि ये लोग नहीं चाहते हैं मोशन करना। और ये लोग मोशन क्यों नहीं करना चाहते हैं, तो कोई ना कोई होगा जो इनको रोकना चाह रहा होगा, है ना। तो वो फोर्स कौन सी है, उसी फोर्स को हम लोग विस्कस फोर्स कहते हैं। तो फ्लूइड अगर खुद कर रहा है तो भी क्या लगेगा, ये विस्कस फोर्स लगेगा। इसके अलावा अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, सपोज करिए पानी हमारा रुका हुआ है ना, ये तो पानी रुका हुआ, इसके अंदर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को डाल दिया तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट मोशन करते हुए नीचे जाएगा तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या होगा, फोर्स लगेगा। समझ पा रहे हैं। यानी विस्कस फोर्स हमेशा दो काम कर रहा होता है। विस्कस फोर्स कब कब लगेगा, तो मेनली विस्कस फोर्स एक तो तब लगेगा जब खुद फ्लूइड मोशन कर रहा हो, और दूसरा मतलब फ्लूइड के बीच में, और दूसरा फ्लूइड और ऑब्जेक्ट के बीच में। इस चीज को मैंने पहले भी लिखवाया है ना। तो एक तो फ्लूइड के बीच में और दूसरा फ्लूइड एंड ऑब्जेक्ट के बीच में। ठीक, ये बात समझ में आ रही है सर। ये हम लोग जानते हैं विस्कस फोर्स कहाँ लगता है। तो स्टोक साहब ने क्या किया भाई, स्टोक का जो नियम है वो किसका है नियम, तो स्टोक साहब का नियम है। स्टोक साहब पूरा नाम इनका था सर जॉर्ज स्टोक, सर जॉर्ज स्टोक। ठीक, इनका नाम था सर जॉर्ज स्टोक्स। स्टोक्स का नियम है, स्टोक्स। ठीक है, अब मेनली इन्होंने क्या बताया, इन्होंने मेनली ये बताया कि सपोज करिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम किसी गाड़ी से जा रहे हैं, यानी बाइक से जा रहे हैं। तो बाइक से जा रहे हैं तो हम कहाँ पे हैं, हवा में है। हवा क्या है, फ्लूइड है। तो हवा क्या है, हमारे चारों ओर शांत है। सपोज कर रहा हूँ मैं कि हवा क्या है, शांत है, और मैं उसके अंदर क्या कर रहा हूँ, बाइक चलाते हुए जा रहा हूँ। दैट मीन्स ये क्या है, ये सपोज कर लीजिए ये पूरी की पूरी हवा है। ठीक है, और इस हवा के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें बाइक से जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे समझ ले रहा हूँ मैं, बाइक से जा रहे हैं। तो जब हम जाएंगे तो ये हवा है पूरा का पूरा, इसमें जब जाएंगे तो हम हवा को चीरते हुए जाएंगे, हाँ या ना, बिल्कुल हवा को चीरते हुए जाएंगे। हवा को चीरने का मतलब क्या, समझ पा रहे हैं ना, हवा के बीचों बीच जाएंगे। ठीक है ना, हवा के फ्लो के अंदर विक्षुब्ध उत्पन्न कराएंगे। ठीक है ना, यानी जो प्रवाह है इसका, जो इसका फ्लो है, उस फ्लो के अंदर हम थोड़ी सी क्या लेके आएंगे, बेचैनी लेके आएंगे। और उस बेचैनी से होगा क्या कि मेनली ये जो लेयर है, जो हवा की लेयर है, वो जिस फ्लो से मतलब जिस स्पीड से चल रही है उसकी स्पीड में हम क्या लेके आना चाह रहे हैं, चेंज। या सीधा सीधा बोलूँ तो ये बेचारे रेस्ट पे हैं और हम क्या हैं, मोशन पे हैं। तो अगर हम मोशन पे हैं तो इस हवा के कांटेक्ट में जब आएंगे तो हम इस हवा को भी इस हवा को भी क्या करेंगे, मोशन में लाना चाहेंगे। बिल्कुल, जब हम चीरते हुए जाएंगे, जब हम इसके अंदर आएंगे तो क्या करेंगे, हम अपने मोशन के कारण इस हवा को भी क्या कर रहे होंगे, चीर रहे होंगे। दैट मीन्स इसको भी मोशन में ला रहे होंगे। तो ये हवा क्या चाहेगी, नहीं चाहेगी, क्या चाहेगी, नहीं चाहेगी मोशन करना, और नहीं चाहेगी तो कैसे दिखाएगी, तो ये एक प्रकार से फोर्स अप्लाई करेगी, और उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रैग फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ड्रैग फोर्स उत्पन्न करेगी, और इस ड्रैग फोर्स से वो क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी अपने आप को मोशन करने से। मतलब ये हमें भी नहीं चाहेगा कि मैं मोशन करूं। समझ पा रहे हैं जो मैं बोल पा रहा हूं, बिल्कुल। तो ये एक ड्रैग फोर्स उत्पन्न करेगा। ड्रैग फोर्स होता क्या है, इट इज अ विस्कस फोर्स। अच्छा, हाँ, ये विस्कस फोर्स है, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, तो ड्रैग फोर्स बोलो, विस्कस फोर्स बोलो, फ्रिक्शन बोलो।
मेनली हो क्या रहा है, समझ में आ रहा है भैया? हवा है, इस हवा के अंदर तुम जाओगे, हवा के अंदर तुम जाओगे तो तुम चाहोगे कि हवा भी मोशन में जाए, लेकिन हवा क्या है, रेस्ट में है। और कोई भी ऑब्जेक्ट रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करने का प्रयास करता है। दैट मीन्स ये रेस्ट में है तो ये चाहेगा हवा भी कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करे, वो भी रेस्ट में चला जाए। ठीक है, तो इस कारण इसके मोशन के अपोजिट साइड में इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा। सपोज कर लो ये बंदा इधर की ओर मोशन कर रहा है तो इस डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, हमारा ड्रैग फोर्स, और ये इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, v स्पीड से मोशन कर रहा है। तो ड्रैग फोर्स इस डायरेक्शन में और इस बंदे का मोशन इस साइड में। ठीक है, अब स्टोक्स साहब ने ये सोचा कि अगर मैं इसके ऊपर लगने वाले विस्कस फोर्स या ड्रैग फोर्स को निकालना चाहूँ तो कितना होगा और मैं कैसे पता कर सकता हूँ। दैट मीन्स स्टोक्स साहब का जो नियम है या स्टोक्स लॉ जिसको आप बोल रहे हो, मेनली ये बता रहा होता है कि किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रैग फोर्स लगता है। ठीक है ना। अब इन्होंने भी सोचा कि जैसे ये जो बॉडी है, इस बॉडी का जो शेप है वो तो डिफाइन नहीं है, क्योंकि हमारी जो बॉडी का शेप है वो कोई फिक्स शेप थोड़ी ना है कि हाँ क्यूब है, स्क्वायर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी बॉडी अनसिमेट्रिकल नज़र आ रही है। दैट मीन्स मैं सीधा सीधा बोलूँ तो कोई ऐसा फिक्स शेप नहीं है, है ना। तो अब आपको पता है, आपको पता है कि फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, हर जगह हम चीज़ों को तभी डिफाइन कर सकते हैं जब हम किसी चीज़ या किसी ऑब्जेक्ट का पर्टिकुलर शेप जानते हो, फिक्स शेप जानते हो। और फिक्स शेप का मतलब क्या होता है कि उसका ज्योमेट्रिकल शेप होना चाहिए। हमारी बॉडी के पास कोई ऐसा फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है। शेप मतलब फिर से मैं बोल दूं, जैसे कि ना हमारे पास आयताकार वाली बॉडी है, ना हमारी बॉडी मतलब क्या बोलते हैं वृत्ताकार है, ना ही हमारी घनाकार है, ना ही घनाभाकार है। तो किसी भी प्रकार का आकार हमको नज़र नहीं आ रहा है जो एक ज्योमेट्रिकल शेप का होता है। ठीक है, यानी जो ज्योमेट्रिकल शेप हैं वो हमारी बॉडी के शेप से परे हैं। तो इसलिए इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा ना कि एक काम करते हैं, क्या करते हैं, हम एक ऐसे शेप को लेते हैं जिसका सरफेस एरिया सबसे कम है और उस पर देख लेते हैं। अगर हम उस पर देख लेंगे, उस पर डिफाइन कर लेंगे कि लगने वाला ड्रैग फोर्स कितना है, तो फिर हम उस चीज़ को एज्यूम करके, दैट मीन्स उसके थ्रू हम बाकी सभी बॉडीज़ के ऊपर लगने वाले ड्रैग फोर्स को डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, तो जॉर्ज स्टोक्स साहब ने क्या लिया, जॉर्ज स्टोक्स साहब ने एक स्फेरिकल बॉडी ली। मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ पे स्फेरिकल बॉडी, तो ध्यान देंगे कोई भी स्फेरिकल बॉडी मतलब स्फेयर मतलब सर्कल। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूँ, स्फेयर या सर्कल जो होता है इसका सरफेस एरिया सबसे कम होता है। सरफेस एरिया सबसे कम मतलब ध्यान देंगे, अगर कोई भी बॉडी गोलाकार है, ठीक है ना, जैसे ये इसको पकड़ो, ये क्या है, ये आयताकार है। तो अगर ये कभी भी, जैसे सपोज कर लो ये मोशन कर रही है, ठीक है, तो ये मोशन कर रही है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो इस पूरा का पूरा सरफेस क्या है, इस पूरे का सॉरी ये पूरा का पूरा सरफेस इस हवा को चीर रहा होगा। दैट मीन्स अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ये फ्लो क्या बोलते हैं विक्षुब्ध उत्पन्न करा रही होगी इस पूरे हवा के अंदर। ठीक है ना, यानी हवा के अंदर चीड़ फाड़ का काम ज़्यादा हो रहा होगा क्योंकि पूरा का पूरा सरफेस हवा को चीर रहा है। ठीक है, ठीक है, समझ पा रहे हैं बिल्कुल। अगर मैं सिर्फ ऐसे लेके जा रहा हूँ ऐसे, अब थोड़ा सा भाग ध्यान से समझेंगे, ये यही तो है सरफेस एरिया जिसके ऊपर कांटेक्ट में आ रही हैं चीज़ें। तो यही कांटेक्ट सरफेस यही है जिस सरफेस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं। जब मान लीजिए ये मोशन कर रही है तो मोशन करते वक्त यही सरफेस इसकी आगे और यही सरफेस सबसे पहले हवा के कांटेक्ट में आएगी और यही चीरते जा रही है। तो कितनी हवा चीरी जाएगी, मात्र इतनी हवा, है ना। लेकिन अगर ऐसे कर दूँ तब ऐसे ज़्यादा हवा को चीरा जाएगा। अब जितनी ज़्यादा हवा चीरोगे, दैट मीन्स जितना ज़्यादा तुम हवा को मोशन कराओगे उतना ज़्यादा तुम्हारे ऊपर ड्रैग फोर्स लगेगा। तो इस कंडीशन में अगर मैं इस तरह मोशन करा रहा हूँ तो ज़्यादा ड्रैग फोर्स लग रहा होगा, और अगर मैं ऐसे मोशन करा रहा हूँ तो कम ड्रैग फोर्स लग रहा होगा। मेरे लिए एक चीज़ और मैं फील करा दूँ यहाँ पे, जैसे आप सभी लोग जानते होंगे जब आप गाड़ी चला रहे हैं और नॉर्मली आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको क्या बोलते हैं उस ड्रैग फोर्स या उस हवा के द्वारा आपके ऊपर लगाया गया फोर्स नहीं फील होगा। ठीक, मैं मानता हूँ। लेकिन सपोज करिए आप पीछे से कोई प्लाईवुड समझते हैं, प्लाई जिसको बोलते हैं नॉर्मली, आप प्लाई लेके ऐसे बैठ जाइए, मतलब एक व्यक्ति को कहिए कि पीछे आपके प्लाई लेके बैठ जाए। अब भाई आप गाड़ी चलाइए और उस व्यक्ति से पूछिए बेटा तुमको कैसा फील हो रहा है। आपको तो कुछ नहीं फील होगा क्योंकि आपका जो सरफेस एरिया क्या है एज कंपेयर टू प्लाई कम है।
जितना ज़्यादा आप सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, देखिए प्लाई के आ जाने से क्या हुआ, सरफेस एरिया बढ़ गया। अब उस बंदे को जो पीछे बैठा हुआ, जो पकड़ के बैठा हुआ, उससे पूछिए उसकी क्या स्थिति हो रही होगी। वो जो हवा है उस पूरे सरफेस के ऊपर, प्लाई के सरफेस के ऊपर लगा रही होगी फोर्स। अभी तक तो सिर्फ आप थे, आपके पीछे वो बंदा था, तो सरफेस एरिया कम था, हवा ज़्यादा फोर्स नहीं लगा पा रही थी, हवा जितना कांटेक्ट में आ रही थी उतना ही लगा पा रही, यानी दैट मीन्स आप जितना चीर रहे थे वो कम था। जब प्लाई लगा देंगे ना तो ज़्यादा हवा को चीरेंगे, और ज़्यादा हवा को चीरेंगे तो ज़्यादा लोग आपके विरोधी बन जाएंगे, हवा ज़्यादा विरोध करेगी उस कंडीशन में, तो ड्रैग फोर्स वैसे ही क्या हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ड्रैग फोर्स बढ़ जाने का मतलब आपके मोशन को, अब वो जो बंदा है वो चुपचाप बैठा था, उसके पहले जब प्लाई नहीं था, जब वो प्लाई को पकड़ लेगा ना तो उसको ये फील होगा ना कि वो जो प्लाई वुड है उसके ऊपर कोई ऐसा व्यक्ति है आगे से खड़ा हुआ जो ढकेल रहा है प्लाई को के साथ उसको पीछे की ओर। तो हवा क्या कर रही होगी, ढकेल रही होगी पीछे की ओर। वो बेचारा पूरा पावर लगा के ऐसे वो पकड़ा होगा, अगर थोड़ा सा भी ढीला पड़ा तो फिर तुरंत नीचे चला जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो हवा का इतना भयंकर प्रभाव होता है, वहाँ पे आप फील कर पाओगे। तो वहाँ पे सरफेस एरिया क्या हो गया, ज़्यादा। तो सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़ाओगे तो ड्रैग फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये समझ लेना, विस्कस फोर्स बढ़ जाएगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक स्फेरिकल बॉडी ली। स्फेरिकल बॉडी का हमेशा याद रखेंगे, कोई भी स्फेरिकल बॉडी है उसका सरफेस एरिया क्या होता है, सबसे कम। जैसे अभी कॉपी में देखा आपने, ऐसे लेके गए तो फिर ज़्यादा था, और आपने ऐसे कर दिया, तिरछा कर दिया कह रहा हूँ, पतले वाले फॉर्म में लेके गए, तब क्या हो गया, सरफेस एरिया कम हो गया। स्क्वायर वाले कंडीशन में क्या होता है ना कि स्क्वायर वाले, मेरे पास कोई स्क्वायर ऐसी बॉडी नज़र नहीं आ रही है जो मैं आपको दिखाऊं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आता। कोई ऐसी बॉडी है नहीं। मेनली आप बॉल वगैरह देखते हो तो बॉल वगैरह का जो सरफेस एरिया बहुत छोटा सा होता है जो कांटेक्ट में आता है। समझ पा रहे? तो याद रखिएगा, ये जो मैं बात बोल रहा हूँ कि बहुत सारे ज्योमेट्रिकल शेप हैं, लेकिन सबसे कम जिसका सरफेस एरिया होता है वो है स्फेरिकल बॉडी। कई सारे ज्योमेट्रिकल शेप में से, मतलब जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप हैं उन सब में सबसे कम अगर किसी का सरफेस एरिया होता है तो होता है स्फेरिकल बॉडी का। तो इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी कोई स्फेरिकल बॉडी ली। स्फेरिकल बॉडी मतलब ऐसे गोलाकार बॉडी, ठीक है। और ये कहा कि ये जो बॉडी है ये v स्पीड से चल रही है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, अगर आप इसको पकड़ पाएंगे तो ज़्यादा फील होगा, अदरवाइज आप नहीं पकड़ पाएंगे तो फिर दिक्कत क्रिएट होगी, ठीक है। दिक्कत कुछ नहीं क्रिएट होगी, मैं हूँ ना, आप टेंशन क्यों लेना। ध्यान दीजिएगा, अगर ये v स्पीड से चल रही है तो 100% इसके ऊपर हो, मतलब डायरेक्शन v की इधर की ओर है, तो ड्रैग फोर्स किधर की ओर लगेगा, इधर की ओर, ठीक है। अब चलिए मैं इसको पूरा अच्छे से फील कराऊँ। मिटाने वाला बहुत सारी वेरिएशन आ जा रही है यहाँ पे। देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमने क्या बताया अभी आपको कि ये हवा है और हवा के बीचों बीच बॉल आपका जाएगा, ठीक है ना, ये हवा है, ठीक, और बीच में क्या है, ये बॉल है आपका। ये बॉल मोशन कर रहा है, ठीक है। तो बॉल अगर इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो सपोज करिए हवा यहाँ पे आपकी रेस्ट में है, तो क्या होगा, ये जो हवा है ये आपके ऊपर प्रभाव या इफेक्ट डालेगी कि नहीं डालेगी, अपोजिट डायरेक्शन में। ये सब हवा है चारों ओर, आप इस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, तो क्या होगा, मेनली होगा ये कि आप v स्पीड से आगे की ओर जा रहे हो, तो ये जो हवा कांटेक्ट में आएगी, वो किस में है, रेस्ट में है, और ये रेस्ट में है, इसके साथ वाली हवा भी किस में है, रेस्ट में है। आप कर रहे हो मोशन, तो ये आप ये चाहते हो कि जो हवा आपके कांटेक्ट में आ रही वो भी क्या करे, मोशन करे, लेकिन वो क्या करेगी, वो नहीं चाहेगी, क्योंकि उसका नेचुरल स्टेट क्या है, फिलहाल के लिए नेचुरल स्टेट है उसका रेस्ट, तो वो रेस्ट में रहना चाहिए, पर आप उससे ज़बरदस्ती कर रहे हो। आप चाह रहे हो कि वो क्या हो, आप चाह रहे हो कि वो मोशन करे, ठीक है। तो वो मोशन का क्या करेगी, विरोध करेगी, और विरोध कैसे करेगी, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में आपके क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी, वो अपोजिट डायरेक्शन में आपके फोर्स लगाएगी। और ये जो फोर्स होगा यही क्या होगा, विस्कस फोर्स कहलाएगा, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रैग फोर्स, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रैग फोर्स। चूँकि आप चीरते हुए जाओगे, तो आप समझ रहे हो ना, चीरते हुए जब जाओगे तो यहाँ के हवा के पार्टिकल को आप क्या कर रहे हो, डिस्प्लेस भी कर रहे हो, तो यहाँ के हवा के पार्टिकल भी क्या करेंगे, आपके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। कैसे, जैसे यहाँ वाले पार्टिकल जो है इनके ऊपर आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हुए तो आगे बढ़ोगे, हाँ या ना, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हुए आगे बढ़ोगे, तो ये जो पार्टिकल है ये भी तो आपके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, क्योंकि आप जब चीरते हुए जाओगे तो पहली बात तो ये लेयर लगा ही रहा है,
है ना, उसके साथ साथ जब आप चीर रहे हो तो वो जो पार्टिकल जिनको आप चीर के हटा रहे हो वो पार्टिकल भी तो आपके बॉल के ऊपर लगाएंगे। तो ले दे के क्या नजर आ रहा होगा कि आपकी स्पीड घट रही होगी। समझ पा रहे हैं, आपकी स्पीड क्या हो रही होगी, घट रही होगी। यही कारण है, अगर आप ध्यान से समझेंगे, अभी आगे मैं एक और टॉपिक पढ़ाऊंगा जहाँ पे आप पढ़ोगे टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है ना, वहाँ मैं आपको समझाऊंगा। यही कारण है कि जो न्यूटन साहब का लॉ है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, जिसको आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलते हो या लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हो, इसमें ये बोला जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मोशन कर रहा है तो मोशन ही करता रहेगा और रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। आप जब किसी ऑब्जेक्ट को, सपोज करिए आप हवा में ही फेंक रहे हो, ठीक है ना, तो अभी मैं भूल जाऊँ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, ठीक है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, अब आपने हवा में फेंका, तो हवा में जब फेंकोगे तो हवा में हवा तो है ना, हवा में हवा तो है ना, और वो हवा उस बॉल के कांटेक्ट के उस बॉल के सरफेस के कांटेक्ट में आने के बाद क्या करेगी, उस बॉल के ऊपर एक ड्रैग फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगी, जिससे बॉल की स्पीड ऑटोमेटिक क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। ग्रेविटेशनल फोर्स हटा दो कि बॉल नीचे आएगी, लेकिन बॉल उसी स्पीड के साथ मोशन भी हमेशा नहीं करते रहेगी, कुछ समय बाद जाके वो मजबूरन किस में चली जाएगी, रेस्ट में चली जाएगी, क्योंकि भले ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है जो उसकी स्पीड को कम कर रहा है या एक्सीलरेशन को डाउन कर रहा है, लेकिन ड्रैग फोर्स है जो क्या करेगी, रोक देगी, स्पीड कम कर देगी। तो स्पीड कम कैसे करेगी भाई, हम सबको पता है स्पीड में चेंज कब आएगा, जब कोई एक अपोजिट फोर्स लगेगा, दैट मीन्स यहाँ पे फोर्स आएगा। बिना एक्सटर्नल फोर्स के कोई ऑब्जेक्ट मोशन में था, रेस्ट में कैसे आ सकता है, उसका कारण क्या बनता है, ड्रैग फोर्स, ठीक है ना, ये ड्रैग फोर्स ही कारण बनता है। अब मैं अगर इस ड्रैग फोर्स की बात करूं तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्या समझे सर, इस ड्रैग फोर्स को मैं यहाँ पे एफडी से रिप्रेजेंट करता हूँ, एफडी है, ठीक है। अब मैं इस एफडी की बात करूं तो ये एफडी क्या है, ड्रैग फोर्स है सर। अच्छा, ये एफडी किसके किसके अनुसार चल रहा होगा, यानी एफडी किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, डिपेंड अपॉन किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा सर। सबसे पहली चीज ध्यान देना, मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं, जो विस्कस फोर्स होता है, विस्कस फोर्स वो इस तरीके से लगता है। सबसे पहला विस्कस फोर्स तो ये होता है कि जिस फ्लूइड की बात कर रहे हो उस फ्लूइड के अंदर ऑटोमेटिक लगा होता है विस्कस फोर्स, ठीक, कोई जिस फ्लूइड की आप बात कर रहे हो उस फ्लूइड के अंदर विस्कस फोर्स होता है। एक तो क्या मैं बोल सकता हूं, इंटरनल फ्लूइड विस्कस फोर्स, ठीक, इंटरनल फ्लूइड विस्कस फोर्स मैंने अपने अनुसार बना लिया, आप भी समझ सकते हो। और दूसरा फ्लूइड और इस बॉल के बीच में लग रहा है, मान लेते हैं कि यहाँ पे फ्लूइड है, मतलब हवा है, और दूसरा यहाँ पे क्या है, कोई सरफेस आ गया, क्या है ये, क्या है, विस्कस फोर्स बिटवीन सरफेस एंड फ्लूइड, इसको खुद से लिख देंगे। तो दो तरीके के विस्कस फोर्स आपको नजर आएंगे, एक तो अंदर वाले मतलब फ्लूइड के अंदर लग रहे होंगे एक, और दूसरा सर उस ऑब्जेक्ट, जैसे ये ऑब्जेक्ट है और ये जो फ्लूइड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला विस्कस फोर्स पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, ये एक तो लग रहा होगा कि हवा की लेयर में ऑलरेडी पहले से विस्कस फोर्स होगा। मैंने पहले बताया ना कि हवा की लेयर एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही है, कांटेक्ट में है और एक दूसरे के ऊपर रिलेटिव मोशन कर रही है, दैट मींस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन कर रही होगी, और रिलेटिव मोशन करने के कारण उनके ऊपर एक विस्कस फोर्स लगेगा ही लगेगा। और दूसरा, जब ये ऑब्जेक्ट आ गया तो ये ऑब्जेक्ट के मतलब ये ऑब्जेक्ट भी क्या करेगा, इसके ऊपर जब आएगा तो वो भी रिलेटिव मोशन करवाएगा। तो एक दूसरा रिलेटिव मोशन इस बार लेयर के कारण नहीं हो रहा है, इस बार किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कारण आ रहा है, और इस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने के कारण ये इनके ऊपर भी क्या एक विस्कस फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, हम जो ड्रैग फोर्स की बात कर रहे हैं ये है तो विस्कस फोर्स, लेकिन ये कौन सा वाला है सर, ये वाला है सरफेस और फ्लूइड के बीच में। तो सरफेस और फ्लूइड के बीच में जब भी लगेगा तब उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रैग फोर्स बोलेंगे। इसको आप अच्छे से समझिएगा। ड्रैग फोर्स कब बोलेंगे, जब विस्कस फोर्स किसके किसके बीच में लगेगा, जब सरफेस और फ्लूइड के बीच में लगेगा तब उसको हम ड्रैग फोर्स बोलेंगे। और जब सरफेस और सरफेस के आपस में, दैट मीन्स लेयर टू लेयर लगेगा, तब उसको हम विस्कस फोर्स बोल रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए। तो सबसे पहली चीज तो यही होगी कि जो हमारा ये ड्रैग फोर्स है वो डिपेंड कर रहा होगा किसके ऊपर सर, वो डिपेंड कर रहा होगा इस विस्कस फोर्स के ऊपर, कि भैया ये हवा के अंदर अपने अंदर कितना है, मतलब ये जो हवा है इस हवा के अंदर पहले से विस्कस फोर्स कितना है, ठीक। एक सेकेंड रुक जाएंगे, चलिए, यानी हवा के अंदर कितना विस्कस फोर्स है उसके ऊपर। मान लीजिए अगर ज्यादा है, सपोज करिए
कि मैं इसको थोड़ा सा और हटाता हूँ, अब हवा को भी हटा देता हूँ, थोड़ा सा आप फील करिएगा। सपोज करिए मैं वो बॉल लिया हूँ, कोई स्फेरिकल बॉडी लिया हूँ, उसको पानी के अंदर गिरा रहा हूँ, ठीक है। तो पानी के अंदर जब मैं ड्रॉप करूँगा तो क्या होगा, उसके अंदर मोशन होगा। अब ध्यान दीजिएगा, पानी इतना छोटा सा नहीं है, ध्यान समझिएगा, सॉरी पानी छोटा कह रहा हूँ मैं, सॉरी, मतलब पानी बहुत ज़्यादा है और बहुत गहराई तक है। तो आप बॉल को जब फेंकोगे, सपोज कर लो आप 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक रहे हो, तो क्या 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही क्या बोलते हैं वो बॉल जाएगा वहाँ तक? नहीं सर, नीचे जाते जाते उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। मान लेता हूँ कि 20 मीटर पर सेकेंड हो गई नीचे जाते जाते। अब पानी हटाओ, मैंने शहद ले लिया, उतनी गहराई में शहद ले लिया, अब मैं उसके अंदर ड्रॉप कर रहा हूँ, तो फिर स्पीड मतलब गया वो बॉल 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, लेकिन वो कुछ ही दूरी तक जाते जाते क्या हो गया, उसकी स्पीड एकदम डाउन हो गई, एकदम जीरो हो गई। समझ पा रहे हो? क्योंकि शहद के अंदर विस्कस फोर्स क्या है, ज़्यादा है, पानी के अंदर कम है एज कंपेयर टू शहद। क्लियर? तो वही चीज़ है कि भैया ये जो ड्रैग फोर्स है, मतलब ध्यान से समझना। अब हुआ क्या, अच्छा छोड़ो, एक सेकंड के लिए उसी पे जाते हैं। अब क्या हुआ यहाँ पे, अच्छा ये ऑब्जेक्ट गया होगा, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर पानी ने क्या किया होगा, ड्रैग फोर्स लगाया होगा, क्योंकि पानी के अंदर जब जा रहा था तो पानी तो रुका हुआ था और ये ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा था। तो इस ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण इस लेयर ने, पानी की लेयर ने इसका विरोध किया। दैट मीन्स पानी की लेयर ने इस ऑब्जेक्ट के रिलेटिव मोशन का विरोध किया। ठीक है, विरोध कैसे करेगी, तो विरोध उसके स्पीड को घटाना चाहेगी कि वो मोशन में ना रहे, वो रेस्ट में चला जाएगा। तो वही तो ड्रैग फोर्स है। तो वो ड्रैग फोर्स अप्लाई की है, लेकिन वहां पे ड्रैग फोर्स एज कंपेयर टू शहद वाले में, आइए शहद वाले में भी तो ड्रैग फोर्स लगा होगा, बॉल गया नीचे, वहां भी स्पीड कम हुई है, दैट मीन्स कोई ना कोई फोर्स आया और अपोजिट डायरेक्शन में लगा है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे भी ड्रैग फोर्स लगा, लेकिन यहाँ पे ड्रैग फोर्स ज़्यादा लगा है। तो दोनों में चेंज क्या था, तो सिर्फ और सिर्फ चेंज था सर किसका, विस्कस फोर्स का। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा ड्रैग फोर्स होता है वो डिपेंड कर रहा होता है कि कितना ज़्यादा विस्कोसिटी की गुण है उस फ्लूइड के अंदर। ठीक है ना, तो सबसे पहली चीज़ तो यही जान लीजिएगा, ठीक है, जिसको हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट के स्पीड में, मतलब ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से मोशन कर रहा है, जितना ज़्यादा वो क्या करेगा, जितना तेज मोशन करेगा उतना ज़्यादा उसके ऊपर क्या लगेगा, उतना ज़्यादा उसके ऊपर ड्रैग फोर्स लगेगा। इस चीज़ को आप वहीं से फील कर सकते हो। कहाँ से, प्लाईवुड से। कि आप प्लाई लिए हो, थोड़ा ध्यान समझना, अगर आप धीरे धीरे चल रहे हो, जब प्लाई वगैरह ले लेते हैं ना लोग, तो बहुत धीरे धीरे चलते हैं, तब उनको ज़्यादा फील नहीं होता, पीछे वाला जो पकड़ के बैठा होता है उसको दिक्कत नहीं होती। लेकिन जितना ही तेज चलाएंगे यानी जितना ज़्यादा हमारी वेलोसिटी होगी, उतना ज़्यादा हमारे ऊपर क्या लग रहा होगा, विस्कस क्या बोलते हैं, ड्रैग फोर्स लग रहा होगा। क्लियर है? तो ड्रैग फोर्स एक्चुअल में वेलोसिटी पे भी डिपेंड करती है। ठीक। और तीसरी बात क्या, कि आप कितना बड़ा ऑब्जेक्ट लिए हो। जैसे अगर आप उस प्लाईवुड के जगह पे एक छोटा सा प्लाईवुड, अगर मान लीजिए सपोज करिए एक टुकड़ा ले लेते हाथ में ऐसे, तो क्या उतना ही फोर्स लगता? नहीं। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया है उतना ज़्यादा क्या होगा, फोर्स लगेगा। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा क्या लगेगा, उसके ऊपर ड्रैग फोर्स लगेगा। इतना तो फील हो रहा होगा, जितना बड़ा आपने प्लाईवुड लिया होगा उतना ज़्यादा आपके ऊपर एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। यानी एक्चुअल में ये जो ड्रैग फोर्स है वो बॉडी के सरफेस एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है। और यहाँ पे ध्यान देंगे, सरफेस एरिया तो है नहीं, मतलब इसका सरफेस एरिया बहुत कम है। तो यहाँ पे एरिया की जगह पे हम लोग क्या देखते हैं कि भैया इसका एरिया जो होता है डिपेंड करता है किसके ऊपर, रेडियस के ऊपर, है कि नहीं है। आप अगर आप बात करोगे किसकी बात करोगे, अगर आप बात करोगे किसी भी स्फेरिकल बॉडी के सरफेस एरिया की, तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ही तो होता है। तो पाई तो कांस्टेंट है, तो मेनली यहाँ पे जो रेडियस होगा वही तो सब कुछ होगा। भाई स्फेरिकल बॉडी के लिए रेडियस ही उसका सब कुछ है। तो इसका मतलब ये जो एफ डी है वो डिपेंड करेगा इसके रेडियस पे। यानी एफ डी 3 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। एक तो पहला कि किस फ्लूइड के अंदर तुम इस ऑब्जेक्ट को, इस स्फेरिकल बॉडी को मोशन करा रहे हो, मतलब उसकी विस्कोसिटी कितनी है, या उसके अंदर जो विस्कस फोर्स है वो कितना है। ठीक है। दूसरा, जिस ऑब्जेक्ट को तुम मोशन करा रहे हो इस फ्लूइड के अंदर, उसकी स्पीड कितनी है। और तीसरा कि भैया उसकी जो सरफेस एरिया है वो कितना है। सरफेस एरिया ज़्यादा तो उस कंडीशन में ड्रैग फोर्स ज़्यादा, अगर वेलोसिटी ज़्यादा तो भी ड्रैग फोर्स ज़्यादा, और अगर क्या बोलते हैं, मैंने वेलोसिटी बोला ना, तो विस्कोसिटी ज़्यादा तो भी ड्रैग फोर्स ज़्यादा। तो तीनों केसेस आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। तो सबसे पहले इतनी बातें आप समझ लिए होंगे, तो मैं थोड़ा सा इसको हटा के फिर अच्छे से और समझाता हूँ और फॉर्मूले को पकड़ता हूँ। चलिए देखिएगा, तो मेनली हम लोगों ने ये देख लिया कि जो मेरा एफ डी है, ड्रैग फोर्स है, वो डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नहीं, मैं बस बोल रहा हूँ प्रोपोर्शनल है
किसके किसके, एक तो सर ईटा के दैट मीन्स विस्कोसिटी के, दूसरा किसके है तो वेलोसिटी के, और तीसरा है उसके रेडियस के। तो 3 चीज़ों पे ये क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मेनली अगर हम लिखना चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट हम डायरेक्टली नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, हम जानते ही नहीं है कि यहाँ पे जो फोर्सेस लग रहे हैं दैट मीन्स ये जो तीनों लोग हैं उनके साथ इसका रिलेशन किस तरीके से है। मतलब ये तो पता है कि इनको बढ़ाने पे ये बढ़ेगा, लेकिन क्या ऐसा है कि अगर मान लीजिए इसको बढ़ा रहा हूँ तो इसके स्क्वायर को बढ़ाने पे ये बढ़ेगा, कि इसके क्यूब को बढ़ाने पे बढ़ेगा, किसके फोर्थ पे या चतुर्घात या टेट्रा पावर बढ़ाने पे बढ़ेगा। तो एक्चुअल में हमको कुछ पता नहीं है, समझ पा रहे हैं। तो हम ये नहीं मानेंगे कि यहाँ पे कितने पे ये बढ़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके जगह पे क्या कर लिया, के तो लिख दिया, लेकिन हमने क्या पावर ले ली इन सब पे, ए बी और सी। थोड़ा सा जस्ट थोड़ा सा प्रयास करेंगे और प्यार से समझेंगे। तो यहाँ पे आ गया ईटा पे ए इंटू वी पे बी, वी पे बी, और ये क्या है आर पे सी। ठीक है, बिल्कुल। अब हमको दिख रहा है कि ये जो हमारा ड्रैग फोर्स है इन लोगों के बराबर है। ठीक है, यानी लगने वाला जो ड्रैग फोर्स है वो इन लोगों के बराबर है। मेरे आप समझ पा रहे हैं ना, स्टोक्स साहब ने क्या किया है, एक स्टोक्स साहब ने ड्रैग फोर्स निकाला हुआ है ना, कि कितना ड्रैग फोर्स लगेगा, कितना ड्रैग फोर्स लगेगा किसी भी स्फेरिकल बॉडी पे, है ना, फोर्स लगेगा किसी भी एक्स स्फेरिकल बॉडी पे, ये बताया है। ठीक है, इसको बताया हुआ है स्टोक्स साहब ने। तो यहाँ पे नॉर्मली मिल गया, लेकिन अभी हमको ये पता नहीं कि ईटा पे क्या बोलते हैं, जो ईटा है हमारा उसके ऊपर ए बी सी की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोगों ने सबसे पहला चैप्टर पढ़ा था एरर एंड एनालिसिस या डायमेंशन एनालिसिस। यहाँ पे हम लोगों ने समझा था कि अगर दो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी आपस में क्या है, इक्वल है, तो उस कंडीशन में दोनों साइड के डायमेंशन भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी इधर के डायमेंशन और इधर की डायमेंशन क्या होंगी, इक्वल होंगे। तो इस बिहाफ पे हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन एनालिसिस का यूज करते हुए यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। मेनली देखिए ये एफ डी मतलब क्या होगा, एम एल टी माइनस 1 की 2, बताइए क्या होगा, एम एल टी माइनस 1 की 2। अच्छा, कई लोगों के मन में यहाँ भी कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए मैं यहाँ पे पहले सबसे पहले बता देता हूँ कि जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग केजी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। ठीक है, उसके अलावा फिर मीटर है तो मीटर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एल मतलब लंबाई, और समय है यानी टाइम है तो टाइम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टी। ठीक है ना, ये डायमेंशन यूज करते हैं। मेनली आप जानते हैं फोर्स, फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स मतलब मीटर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो सीधा सीधा यहाँ से देख पा रहे हो केजी का मतलब क्या हो जाएगा, एम, और मीटर का मतलब एल, और सेकेंड का मतलब क्या होता है टी, और टी पे यहाँ पे 2 है तो ऊपर लेके जाएंगे टी पे -2, तो सीधा सीधा यहाँ पे हम लिखेंगे एम एल टी -2। ठीक है, उसके बाद के ऐसे ही रहेगा, के तो ऐसे ही रहने दो, और एन ए है तो पहले हम एन की वैल्यू यानी विस्कोसिटी की अगर हम वैल्यू निकालें तो विस्कोसिटी कहाँ से आई थी, एफ आर इज इक्वल टू यहाँ पे एन ए वी अपॉन एल, ऐसे था, हाँ या ना, बिल्कुल, एटा इंटू ए इंटू वी अपॉन एल, ये था हमारा विस्कस फोर्स। यहाँ पे हमारा ईटा आया था। फिर अगर हम चाहें तो इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो इसको इधर भेज देंगे, इन दोनों को इसके नीचे, दैट मीन्स एफ आर इंटू एल अपॉन ए इंटू वी इज इक्वल टू एटा कर देंगे, बिल्कुल। अब इसकी वैल्यू तुमको पता है, एम एल टी -2 हो जाएगा, इंटू लंबाई मतलब एल सीधा, और यहाँ पे ए का मतलब एरिया यानी एल स्क्वायर हो गया, वी का मतलब क्या हो गया, मीटर यानी एल टी -1। ठीक है, इसको आप ऊपर करके ले जाओ और आराम से निकाल लो फटाफट। तो देखो क्या आएगा मेरे पास, मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर लेता हूँ। यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक एल है, यहाँ पे एक एल, 2 हो गया, और 2 से ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक, एक ही जाएगा ऊपर, वो भी माइनस में, और यहाँ पे 2 देखो 2 है और ये एक ऊपर जाएगा, दैट मीन्स हमारे पास आ जाएगा एम एल -1, और उसके बाद फिर टी पे पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, कुछ ये बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो मेनली हमारे पास ये आएगा एम एल -1 और टी -1। ठीक है, तो इसका लिख दो एम एल -1 टी -1, और इस पूरे पे पावर क्या हो जाएगा, ए इंटू वी की वैल्यू कितनी होगी सर, यहाँ पे तो सीधा सीधा एल टी -1, इस पे पावर बी इंटू आर की वैल्यू एल, तो एल पे पावर सी हो गया। अब सबको क्या कर लो, तोड़ लो, ये हम लोगों ने सीखा हुआ, ये आसान है, एकदम आसान है। ठीक है, इज इक्वल टू के यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे एम पे पावर क्या आ जाएगा, ए, एल पे पावर क्या आ जाएगा, यहाँ पे तोड़ लो। सबसे पहले काम करो, एम पे पावर यहाँ पे मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ ए, एम पे पावर ए, फिर एल पे पावर
एल पे पावर यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए, फिर टी पे पावर फिर क्या हो जाएगा, टी पे पावर हो जाएगा यहाँ पे माइनस ए, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे देखोगे तो एल पे पावर यहाँ पे यहाँ के अनुसार बी हो जाएगा, फिर यहाँ पे टी की पावर कितनी हो जाएगी, टी की पावर हो जाएगी माइनस बी, टी की पावर माइनस बी, फिर यहाँ पे एल की पावर सी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कर लो अलग अलग, यहाँ पे एम पे पावर एन 1 है, एल पे पावर 1 है, टी पे पावर -2 है। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे के एम पे पावर ए। ठीक, यहाँ पे देखिए यल कहाँ कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे 3 जगहों पे है, तो तीनों पे पावर क्या हो जाएगी सेम, मतलब एल है तो एक तो मतलब तीनों की पावर जुड़ जाएगी, यहाँ भी एल है, यहाँ भी एल है, यहाँ भी एल है, जुड़ जाएगी, प्लस बी और प्लस सी। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई, फिर टी की पावर देखिए तो टी 2 जगहों पे है, कितने जगहों पे, 2 जगहों पे, और दोनों जुड़ जाएंगी -a -b। अब इसके रिस्पेक्ट में कंपैरिजन करो तो यहाँ पे m पे पावर a है, जबकि यहाँ पे m पे पावर 1 है, तो दैट मीन्स a इज इक्वल टू 1। यहाँ पे -a + b + c की वैल्यू कितनी है, सॉरी यहाँ पे l पे पावर इतनी है और यहाँ पे l पे पावर 1 है, दैट मीन्स क्या हो गया -a + b + c इज इक्वल टू 1। ऐसे ही यहाँ पे अगर देखा जाए तो t पे पावर कितना है -a - b, जबकि यहाँ पे t पे पावर कितना है -2, तो रख दिया। अब a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे रख दो पहले, तो क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ पे -1 -b इज इक्वल टू -2, उसको उधर भेज दो तो -b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -b इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे -2 + 1, दैट मीन्स -b इज इक्वल टू -1, कैंसिल आउट, b की वैल्यू क्या आ गई 1, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1। अब c की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ पे रख दो -1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और प्लस c इज इक्वल टू 1, ये कैंसिल आउट, c की वैल्यू भी क्या आ गई 1। तो इसका मतलब a और b और c की वैल्यू क्या आ गई 1, बस यहाँ पे रख दो, मिल गया हमको, मिल गया। अब जब यहाँ पे मिल गया तो रख देते हैं हम लोग, इसको मैं मिटा दूँ, चलिए नहीं मिटाते हम लोग, यहाँ पे रख लेते हैं। ये तो आया हुआ है इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। तो जब मैं यहाँ पे रखूँगा तो मेरे सामने कुछ FD की वैल्यू आएगी कि ईटा पे पावर a था तो a की जगह पे 1 आ जाएगा, v और क्या आ जाएगा r, ठीक है ना, यानी NVR आ जाएगा। और ध्यान दीजिएगा ये जो चीज़ें हैं, दैट मीन्स यहाँ पे जो k दिख रहा है, इस k की वैल्यू उन्होंने एक्सपेरिमेंटली लेके आई और वहाँ पे लिख दिया 6 पाई n मतलब ईटा समझ लीजिएगा, तो NVR, ये बन गया हमारे ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला। और ये जो फॉर्मूला आप देख पा रहे हो ये कैसा था, एक्सपेरिमेंटली उन्होंने दिया था, एक्सपेरिमेंटली। थोड़ा सा रुकेंगे, मैं आपको फ्लैश लाइट जला के देता हूँ, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली कैसे आया था वो तो वही जानेंगे, लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला आया था वो ये था, ठीक। आई होप समझ में आ गया होगा कैसे आया है। तो स्टोक्स साहब ने क्या बता दिया कि भैया कोई भी स्फेरिकल बॉडी है उसके ऊपर कितना ड्रैग फोर्स लगेगा, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला ये बन गया, क्लियर है, बिल्कुल। अब ये फॉर्मूला लेंगे हम और इसके बाद हम उत्पात मचाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए उत्पात मचाते हैं, ठीक। इसको मैं मिटा दूं यहाँ से, चलिए अच्छी बात है। अब उत्पात कैसे मचाएंगे, तो क्या सीखा हम लोगों ने अब ये सीख लिया कि कोई भी बॉडी है तो उस बॉडी मतलब कोई भी, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने स्फेरिकल बॉडी ली है, तो जब भी मैं कोई भी बोलूँगा तो आप याद रखेंगे मैं स्फेरिकल बॉडी की बात कर रहा हूँ। स्टोक्स साहब ने एक्सपेरिमेंटली किस बॉडी के ऊपर ड्रैग फोर्स को प्रूफ किया था, तो स्फेरिकल बॉडी के ऊपर लगने वाले ड्रैग फोर्स को दिखाया था। तो कोई भी बॉडी है फिलहाल में मैं समझ रहा हूँ, और अगर वो क्या कर रही है, अगर वो मूव कर रही है, मोशन कर रही है, और उसके अगल बगल कोई भी फ्लूइड है, यानी वो फ्लूइड के अंदर मोशन कर रही है, तो उसके ऊपर जो लगने वाला ड्रैग फोर्स होगा वो कितना होगा, ये होगा। या सीधा सीधा बोलूँ तो उसके ऊपर एक ड्रैग फोर्स लगेगा, खत्म, ड्रैग फोर्स लगेगा जो उसकी स्पीड को घटा रहा होगा, जो उसकी स्पीड को घटा रहा होगा, ठीक है। ड्रैग फोर्स लगेगा जो उसकी स्पीड को घटा रहा होगा, पहली बात। दूसरी बात सुन लेना, क्या सर, कि यहाँ पे FD इज इक्वल टू तुमने लिखा है 6 पाई n मतलब ईटा VR, और यहाँ पे देखो जितना तुम स्पीड बढ़ाओगे उतना ड्रैग फोर्स बढ़ेगा, ये भी लिख लो, जितना स्पीड बढ़ाओगे उतना ड्रैग फोर्स बढ़ेगा, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल, ठीक। यानी ये क्या करता है,
अपोज करता है, अपोज टू मोशन, मोशन को रोकता है, विरोध करता है मोशन का। ये 3 बातें प्रमुख हैं, बिल्कुल। अब ये इतना इम्पॉर्टेंट बन गया कि इससे हम लोगों ने एक बड़ा ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट और जाना। दैट मीन जो ही हमको ड्रैग फोर्स के बारे में जानकारी दी स्टोक्स साहब ने, उसके बाद हम लोगों ने एक नई बात भी सीखी। अब वो नई बात पहले मैं विचार करवाऊंगा फिर सीखूंगा। चलिए वो नई बात को सीखते हैं। मेनली आप सभी लोगों को पता है, क्या पता है सर, कि हम बारिश में नहाते हैं। सर ये क्या बड़ी बात है, ये तो सभी लोग जानते हैं, नहाते हैं, बिल्कुल। लेकिन आप लोग सोचते हैं कि जो बारिश आ रही है ऊपर से नीचे की ओर, और जब आप नहा रहे हो, ठीक है, तो उसकी स्पीड, जिस बारिश में आप नहा रहे हो उसकी स्पीड अगर बहुत क्या हो, तेज हो, जैसे आप कभी कभी बाइक चला रहे हो और बारिश आ रही होती है, तो जब आप आगे जा रहे होते हो, मतलब बाइक से चल रहे होते हो, तो आप देखते हो ना कि बहुत तेजी से आपके ऊपर, चेहरे के ऊपर आके लगती है, आपके बॉडी के ऊपर लगती है और बहुत तेज चोट लगती है। फील करिए कि ऐसी ही स्थिति अगर मान लीजिए जो बारिश बरस रही है, यानी बारिश नीचे आ रही है, उसकी स्थिति भी ऐसी हो कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो, है ना, तो क्या होगा, तब आप बारिश में नहा पाओगे? यानी जब जो ही आप नहाने जाओगे, कपड़े निकाल के आराम से नहाने के लिए आप जो ही खड़े हुए, पता चला कि आपके पूरी बॉडी पे चोट लग रही है, तो आप कभी नहीं नहाओगे, है ना। लेकिन अगर रियलिटी में बात की जाए तो एक्चुअल में ऐसा हो सकता था, ऐसा हो सकता था। कब ऐसा हो सकता था, इसको समझिएगा। अब मैं हो सकता था कि कहानी को थोड़ा सा साइड में हटा के कुछ चीज़ों को आपको समझाता हूँ। जैसे मेनली आप सभी लोग जानते हैं, अगर हम बात करें तो हम हैं अर्थ के सरफेस पे, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे, ये है अर्थ का सरफेस, ठीक। और इस अर्थ के सरफेस से लगभग 2000 मीटर ऊपर हमारे बादल का पानी है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है बारिश की बूंदें, यानी हमारा जो बारिश का पानी है वो कहाँ पे है, 2000 मीटर ऊपर है, यानी बादल में ऐसे छुपा हुआ है, ठीक है। अभी किस में है ये, अभी सर ये रेस्ट में है, रेस्ट में है, बिल्कुल, यानी इसकी स्पीड क्या है, 0 है, ठीक, 2000 मीटर ऊपर है। अब इसने डिसाइड किया कि हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे नीचे, हम कहाँ जाएंगे, नीचे। तो जो इसने डिसाइड किया, यानी ये यहाँ से, यानी इस हाइट से 2000 मीटर नीचे आना चाहता है, ठीक है। तो ये रहा एक ड्रॉपलेट, इसकी स्पीड अभी कितनी है, 0। लेकिन जो ही इसने डिसाइड किया और जो ही इसने कहा कि चलो अब चलते हैं, तो जो ही इसने निकलने के लिए पैर आगे बढ़ाया, तो ही इसके ऊपर धरती मैया द्वारा लगने लगा ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स जब किसी के ऊपर लगता है तो उसकी एक्सीलरेशन को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बना देता है। यस आर नो, बिल्कुल। यानी अब ये बारिश की जो बूंद है, जिसने डिसाइड किया कि अब हम धरती पे चलते हैं, लोग खड़े हैं नहाने के लिए, उनको नहलाते हैं, तो उसके ऊपर त्यों ही उसके ऊपर एक्सीलरेशन लगने लगेगा। दैट मीन्स वो तुरंत क्या होने लगेगा, एक्सीलरेट होने लगेगा। और एक्सीलरेट कितने से होगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से, सॉरी एक्सीलरेशन से। अब होने लगा, तो ध्यान दीजिएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन हमारे पास ये है, हाइट क्या है हमारे पास ये है। तो हम ये पता कर सकते हैं क्या, कि जब ये हमारे पास आएगा, दैट मीन्स यहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक है ना, कि आ जाओ, गाना वाना गा रहे हैं पूरा, ठीक है। अब आ रही है बारिश, तो किस स्पीड से हमारी बॉडी को टच करेगी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम देखें तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, S=UT, चलो ये वाला नहीं, हम तीसरे, हमको चाहिए क्या, ये वाला ना, तो हम लोग ये यूज करेंगे, V² = U² + 2AS, ठीक है ना, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। V हमको चाहिए तो V² ऐसे रहने देंगे। U की वैल्यू अगर हम देखें तो U की वैल्यू क्या है, 0 है, खत्म। 2 × G की वैल्यू, A की वैल्यू कितनी है सर, G है वो तो, और S मतलब H है, तो यहाँ पे देखेंगे V = कितना हो जाएगा, √ में 2GH हो जाएगा, बिल्कुल। अब देखना थोड़ा ध्यान से, 2G, G की वैल्यू 10 है, H की वैल्यू कितनी है, 2000 है ना, बिल्कुल। अब थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या होगा, देखिएगा, यहाँ से 2 का गुणा 2, या सीधा सीधा ऐसे देखो, 2 × 2 होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 0 हो जाएगा, सीधा सीधा। यहाँ से एक 2 बाहर और यहाँ से 100 बाहर, तो यानी क्या हो जाएगा, 200 मीटर पर सेकेंड। यानी जब बॉडी पे हमारी ये बारिश की बूंद आके गिरेगी तो किस स्पीड से आके गिरेगी, 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आके गिरेगी। समझ पा रहे, 200 मीटर पर सेकेंड। अब 200 मीटर पर सेकेंड अभी भी आपको फील नहीं आएगा, आप किलोमीटर पर आवर की स्पीड जानते हो, तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, किलोमीटर पर आवर की स्पीड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए किलोमीटर पर आवर की स्पीड में कन्वर्ट करें, कैसे,
कैसे करेंगे हम लोग, ये मीटर पर सेकेंड में है। अच्छा, हमारे पास कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका क्या 5/18 होता है या 18/5 होता है। तो हमने सीखा है, क्या सीखा है कि हम यहाँ पे जब मीटर पर सेकेंड में कोई स्पीड है और उसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, किलोमीटर पर सेकेंड में, तो किससे डिवाइड करते हैं, 5/18 से। क्या 5/18 होता है? नहीं सर, एक्चुअल में 18/5। जिसमें करना चाहते हो उसके अनुसार चलोगे। अब इस 5 से काटो, 5 से काट दो, 5 चौके 20, यानी कितना हो गया, 40 गुणे 18 हो जाएगा इधर किलोमीटर पर आवर, और 18 चौके 72, 720 किलोमीटर पर आवर। सोच पा रहे हैं? आप जो बाइक चलाते हैं उसकी स्पीड कितनी होती है, मैक्सिमम 160 तक होती है। यहाँ पे क्या है, जब बारिश की जो बूंद है वो कितनी स्पीड से आ रही है, 1 घंटे में 720 किलोमीटर की स्पीड से आ रही है, यानी 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है। सोचिए आपकी बाइक की मैक्सिमम स्पीड अभी फिलहाल में 160 है, या मैक्सिमम जाके 200 तक होगी। यहाँ पे बारिश की स्पीड जो है कितनी है, 720 किलोमीटर पर आवर है। तो आप खुद सोच सकते हो कि बारिश की बूंद कितनी तेजी से आएगी। और जब ये आएगी तो अब जब आप नहाने के लिए गए हो तो अभी एक ही 2 बूंद गिरेगी और आपको इतना भयंकर चोट देगी कि आप तुरंत भाग जाओगे अंदर, ठीक है। फिर आप चुपचाप बैठे रहोगे। और कितने लोगों का घर तबाह कर देगी ये बारिश। यानी जब बारिश आएगी तो कई लोग बेघर हो जाएंगे, कई लोग ज़मीन में घर बना के रहेंगे, क्योंकि इतनी तेज़ी से बारिश आएगी कि बहुत तेज चोट लगेगी। समझ पा रहे हैं? लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। तो आखिर ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? मैंने बोला ना, हो सकता था लेकिन ये होता नहीं है। अभी कब हो सकता था, जब एकदम जो मैंने यहाँ पे लिखा है एकदम ऐसे चल रहा होता कि बारिश की बूंद के ऊपर सिर्फ एक फोर्स लग रहा होता, और वो फोर्स कौन होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये बारिश इस धरती पे आने से पहले किससे मिलते हुए आती है, हवा से। और ये हवा हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है इस स्पीड से बचने के लिए, यानी हमको मार खाने से बचाती है। समझ पा रहे हैं? तो वो जो स्टोक्स साहब ने ड्रैग फोर्स दिखाया है आपको, वो ड्रैग फोर्स हेल्प कर रहा है किस में, हमें इस स्पीड को कम कराने में, ताकि बारिश आए भाई, बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसे आए कि मज़ा आए। यानी हमसे जब मिले, हमारी बॉडी को टच करे तो हमें अच्छा लगे, ना कि आंखों से आंसू निकले, ठीक है। तो मेनली जब ये बारिश की बूंद धरती पे आती है तो बीच में इसको कौन मिलता है, एयर। अब फिर सीधा सीधा बोल दिया गया ना, फ्लूइड है ये भाई। कौन है, फ्लूइड है। और फ्लूइड के अंदर जब भी तुम मोशन करोगे तो फ्लूइड तुम्हारे ऊपर क्या करेगा, एक ड्रैग फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। और उस ड्रैग फोर्स के कारण तुम्हारी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है कि नहीं है। मैंने फिर से बोल दिया ना, यहाँ पे ड्रैग फोर्स आएगा, बिकॉज यहाँ पे अंदर क्या बोलते हैं, फ्लूइड के अंदर की बात नहीं हो रही है, एक ये अलग। अच्छा, कई लोग के मन में चल रहा होगा, सर बारिश का पानी भी तो फ्लूइड है और ये हवा भी तो फ्लूइड है, लेकिन क्या ये सिमिलर फ्लूइड है, ये अलग है, ये अलग है। दैट मीन्स यहाँ पे ड्रैग फोर्स आएगा। एक के अंदर बात करेंगे तो क्या होगा, विस्कस फोर्स। लेकिन अगर अलग अलग हो गए, यानी जो फ्लूइड हमारा अलग अलग हो गया, तब ड्रैग फोर्स होगा। तो चलिए इमेजिन करते हैं हम लोग। इमेजिन क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि ये बारिश की बूंद है, ठीक है। अब देखिएगा, ये बारिश की बूंद जब आ रही है नीचे की ओर, ठीक है, तो नीचे की ओर इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, mg। क्या लगा हुआ है, mg। लेकिन जब ये नीचे की ओर आ रही है तो ये हवा को चीरते हुए आ रही है। दैट मीन्स हवा इसके ऊपर क्या लगाएगी, एक तो ड्रैग फोर्स लगाएगी, और दूसरा, चूंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कहाँ जा रहा है, किसी फ्लूइड के अंदर, तो उस वो फ्लूइड क्या करती है, ऊपर की ओर एक बायोंट फोर्स लगाती है, यानी एक अपर थ्रस्ट भी लगाती है। यस और नो। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इस बारिश की बूंद के ऊपर 2 लोग ऐसे होंगे जो इसको क्या कर रहे होंगे, बचाने का काम कर रहे होंगे। दैट मीन्स उस स्पीड को घटाने का काम कर रहे होंगे, या पृथ्वी के पास जाने से रोक रहे होंगे, ठीक है। रोक तो नहीं सकते, लेकिन क्या करेंगे, उसकी स्पीड को कम कर देंगे। अब मेनली आप सभी लोगों को पता है कि mg मतलब धरती मैया का ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ही तगड़ा है। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होगा, नीचे आ रहा होगा। यानी ये जो बूंद है, ठीक है ना, ये जो रेन ड्रॉप है, वो क्या होगा, जब नीचे आ रहा होगा तो इसकी स्पीड हमेशा क्या कर रही होगी, बढ़ रही होगी। यानी इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी हमेशा बढ़ रही होगी। नीचे आ रही है ना, तो धरती मैया तो पूरे एकदम फुल जोश के साथ उसको खींच रही है, क्योंकि उन्हीं की ओर आ भी रही है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। दैट मीन्स स्पीड हमेशा क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। लेकिन अभी जस्ट हम लोगों ने समझा है कि जो ड्रैग फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। समझ पा रहे हैं?
यानी वेलोसिटी जितनी बढ़ रही होगी ऑब्जेक्ट की उतना ज़्यादा ड्रैग फोर्स भी बढ़ेगा। तो अगर ध्यान से समझा जाए तो जब यहाँ से निकला तो स्पीड कम रही होगी, लेकिन जितना ही जो नीचे आ रही होगी स्पीड बढ़ रही होगी। स्पीड बढ़ क्यों रही है? क्योंकि यहाँ पे धरती में फोर्स उतना तगड़ा लगा रही है, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन उतना है। लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही होगी ड्रैग फोर्स भी क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। और एक ऐसा कंडीशन आ जाएगा, क्योंकि पहले तो कौन बलवान रहेगा? mg, यानी धरती मैया, इसलिए वो नीचे आ रहा होगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि ये जो ड्रैग फोर्स है वो mg, मतलब ये ड्रैग फोर्स और अपथ्रस्ट मिलके क्या करने लगेंगे? mg का मुकाबला करने लगेंगे। और एक ऐसी कंडीशन बन जाएगी, क्योंकि ध्यान समझ में आ रहा है ना, वेलोसिटी जितनी बढ़ेगी ड्रैग फोर्स उतना बड़ा होते जाएगा। ठीक है, तो बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा। और एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां पे ये ड्रैग फोर्स और ये अपथ्रस्ट, चूंकि अपथ्रस्ट तो कांस्टेंट होगा, बिल्कुल अपथ्रस्ट में कोई चेंजेस नहीं आ रहा होगा, लेकिन मेन कहाँ पे चेंज आ रहा होगा? इस एफडी में। तो एफडी बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते गया, और एक कंडीशन में ये इतना बड़ा हो जाएगा कि ये एफडी इस यू के साथ मिलकर एमजी का मुकाबला कर लेगा, और इस रैन ड्रॉप के ऊपर टोटल जो नेट फोर्स होगा, यानी एफ नेट जो होगा वो क्या हो जाएगा? 0। और एफ नेट 0 मतलब ना ही ये ड्रॉप ऊपर की ओर, मतलब ना ही इस ड्रॉप के ऊपर की ओर लग रहा होगा फोर्स, ना ही नीचे की ओर फोर्स लग रहा होगा। इन दोनों, ऐसा नहीं कि नहीं लग रहा होगा, लग रहा है, लेकिन दोनों लगने वाला फोर्स मिलके उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा। और उस कंडीशन में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट, यानी ये जो एक्सीलरेशन है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक्सीलरेशन तभी रहेगा जब क्या रहेगा? क्या रहेगा? फोर्स रहेगा। लेकिन इस क्या बोलते हैं, इस रैन ड्रॉप के ऊपर जो लगने वाला नेट फोर्स है वो क्या हो चुका है? 0। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? खत्म। और उस कंडीशन में ये जो रैन ड्रॉप है वो एक फिक्स वेलोसिटी से आ रहा होगा। समझ पा रहे हैं? यानी उस दौरान उसकी जो स्पीड है इतनी कम हो जाएगी और उसी कांस्टेंट स्पीड के साथ वो आएगी कि हमें बड़ा अच्छा फील होगा। समझ पा रहे हो? बिल्कुल सर। यानी क्या हुआ कि वो उसकी स्पीड जो पहले क्या हो रही थी? बढ़ रही थी, एक कंडीशन के बाद बढ़ना क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, और वो स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। और रुक जाएगी तो इस वेलोसिटी को हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? तो टर्मिनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जब एक स्फेरिकल बॉडी के ऊपर जो लगने वाला नेट फोर्स है वो 0 हो जाए, और उस दौरान जो उस स्फेरिकल बॉडी की स्पीड होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। मैं इसको एक इक्वेशन के थ्रू दर्शाऊंगा, फिर टर्मिनल वेलोसिटी बताऊंगा। यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है, या मैं बोलूँ क्या बोलते हैं उसको, जो हमारा रैन ड्रॉप है, जो किस स्पीड से आ रहा था? 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा था। नियरली उसकी स्पीड हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड। कितनी हो जाती है? 20 मीटर पर सेकेंड। और 20 मीटर पर सेकेंड हो जाने का मतलब आप समझ पा रहे होगे, 20 या 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, यानी फिक्स हो जाती है। और ये इसकी क्या हो जाती है? टर्मिनल वेलोसिटी, यानी वो वेलोसिटी जो अब बढ़ने घटने का काम खत्म कर चुकी है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि जो मेरा mg है, उस mg को या मैं ऐसे बोलूँ कि ये जो ड्रैग फोर्स है और इस अपथ्रस्ट ने मिलके क्या किया? mg का मुकाबला किया और बराबर हो गए। और जब बराबर हो जाएंगे तभी जो इस रैन ड्रॉप की वेलोसिटी होगी वो क्या हो रही होगी? फिक्स हो पाएगी। अदरवाइज अगर मेरा mg बड़ा रहा तो उस कंडीशन में मेरा एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी हर कंडीशन में हमारा जो रैन ड्रॉप की स्पीड है वो क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। तो मैंने आपको बहुत ज़्यादा समझा दिया। अब मैं मिटा के साइड में इसका पूरा का पूरा फॉर्मेट बताता हूँ। तो देखिएगा, यहाँ पे मेरा ये ड्रॉप था, इसके नीचे की ओर mg लग रहा है, ऊपर की ओर fd लग रहा है, और ऊपर की ओर ही क्या लग रहा है? अपथ्रस्ट भी लग रहा है। तो ये जो fd एंड ड्रैग फोर्स और अपथ्रस्ट ने मिलके किसका मुकाबला किया है? mg का। जिस कारण ये जो रैन ड्रॉप थी इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई है? टर्मिनल वेलोसिटी। यानी मैं यहाँ पे v के बाद tr लिख दे रहा हूँ, जिससे आप समझ लेंगे कि ये टर्मिनल वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, या टी भी लिख लेता हूँ, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? तो ये एक मैक्सिमम वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट which do motion freely। ठीक है,
जो फ्रीली मोशन कर रहा है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, यही होगी, और इसी को हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी के नाम से जानेंगे। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी, इसको याद रखेंगे। क्योंकि अगर मैं बात करूं कि अगर ये बराबर नहीं हुआ होता तो ये नीचे आते आते इसकी स्पीड कितनी हो गई होती, नीचे आते आते इसकी स्पीड क्या हो गई होती, 720, या छोड़ो जाने दो, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई होती। लेकिन जैसे जैसे अभी धीरे धीरे स्पीड बढ़ती गई और एक कंडीशन आया कि वहीं से रुक गई, अब बढ़ने का नाम नहीं ले रही, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंच गई, क्योंकि उस कंडीशन में जो मेरा एफ था वो एम के बराबर हो गया, और एफ और यू ने मिलकर किसका मुकाबला किया, एम का। चलिए अब मैं अगर एफ की बात करूं तो अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला है, इसका कितना आया है, 6 पाई NRV। V क्या होगा यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी होगी, और U क्या है, अब थ्रस्ट है, तो अब थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, रो जी वी। अब रो जी वी आप सभी लोग जानते हैं, ये V क्या है, ये V वॉल्यूम है, ये V वॉल्यूम है, और रो क्या है, डेंसिटी है। डेंसिटी किसकी है, आप सभी लोग जानते हैं, ये फ्लूइड की है। दैट मीन्स अगर मैंने यहाँ पे एयर लिया है तो एयर की डेंसिटी है ये, ठीक है ना, यहाँ पे एयर है तो एयर की डेंसिटी होती है। ठीक, क्लियर है, बिल्कुल। मिलिए मैं बार बार ना रो ऐसे बना देता हूँ, जबकि रो ऐसे होता है, मैं बार बार नीचे से बना देता हूँ। इज इक्वल टू एम जी किसका है, ऑब्जेक्ट का है, तो एम की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम की जगह पे हम लोग इसका डेंसिटी, इसकी डेंसिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिग्मा लिख देते हैं। वैसे सिग्मा आगे हम लोग सरफेस टेंशन में भी देखेंगे, और यहाँ पे सिग्मा हो गया, फिर यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम इंटू जी, तो कुछ ये बन गया। क्लियर है, बिल्कुल। अब मैं क्या करूँगा, इसको उठा के उधर फेंक दूंगा, तो इधर मेरे पास क्या बनेगा, 6 पाई एटा आर वी टी आर, ठीक है, या टी वी, प्लस इसको उठा के, प्लस मत लिखो, इसको उठा के उधर फेंक दो, तो रो वी जी सिग्मा वी जी इंटू माइनस रो जी वी। अब यहाँ से जो कॉमन मिल रहा है उसको ले लो, क्या क्या कॉमन मिल रहा है, एक तो मिल रहा है हमको जी वी, और यहाँ भी जी और वी कॉमन मिल रहा है, निकाल ले आओ। ठीक है, 6 पाई एटा आर वी, और यहाँ पे टी बी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमको जो मिला है उसको निकाल लेते हैं, जी वी बाहर हो चुका है, अंदर है सिग्मा माइनस रो, हो गया। अच्छा, उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसको उठा के उधर फेंक देंगे। दैट मीन्स हमारे पास जो आएगा वैल्यू वो क्या होगा, वो हो जाएगा हमारे पास वी टी वी इज इक्वल टू जी वी सिग्मा माइनस रो हो जाएगा, अपॉन पूरे के नीचे। यहाँ पे देखिएगा ये वॉल्यूम वाला भी है, बार बार कन्फ्यूज़न आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 6 पाई एटा आर, ठीक है। अच्छा, V क्या है सर, ये वॉल्यूम है, V क्या है, इसमें वॉल्यूम है। वॉल्यूम किसका है, वॉल्यूम है इस ऑब्जेक्ट का, दैट मीन्स इस स्फेरिकल बॉडी का। तो अगर मैं इस स्फेरिकल बॉडी की वॉल्यूम की बात करूँ तो कितना होगा वॉल्यूम इसका, यहाँ पे जी V की वैल्यू होगी 4/3 पाई, अगर मान लेता हूँ कि इसका रेडियस कितना है, स्मॉल r है, तो क्या हो जाएगा स्मॉल r क्यू, यहाँ पे सिग्मा माइनस रो अपॉन पूरे के नीचे हो जाएगा 6 पाई ईटा आर हो जाएगा। पाई से सबसे पहले क्या खत्म, पाई खत्म, ठीक है। उसके अलावा फिर क्या खत्म, ध्यान देंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर से एक आर खत्म, और दूसरा ध्यान देंगे, दूसरा क्या ध्यान देंगे, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है 4 और यहाँ पे क्या दिख रहा है 6, तो आपको पता है ये 6 कहाँ चला जाएगा, 6 कहाँ जाएगा, 6 मेनली चला जाएगा यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे चला आएगा। तो यानी यहाँ पे वीटा टी वी मतलब वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू यहाँ पे जी, और ये 6 इसके नीचे आ जाएगा, मतलब 3 × 6 हो जाएगा, और यहीं से काट लो ना पहले, 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। दैट मीन्स डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2/9 जी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास जी बचा, और फिर आर स्क्वायर, और अंदर सिग्मा माइनस रो, पूरे के नीचे यहाँ पे एन बचेगा, ईटा बचेगा, ठीक है। देख लीजिए नीचे आ रहा है जी, बिल्कुल, यानी हमारे पास जो आया है कुछ ही आया है, थोड़ा सा आउच गाउच हो गया, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ, शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे, कि टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास जी नहीं 2/9, यहाँ पे जी देखने लायक कुछ बनाते हैं, यहाँ पे 2/9 है, 9 जी हो जाएगा, फिर यहाँ पे आर स्क्वायर, और यहाँ पे पूरे के नीचे आप ले लो किसको, ईटा को, और बगल में किसको रख लो, सिग्मा माइनस रो, ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी है, ठीक है। अब कौन कौन क्या क्या है इसको आप जान लेते हैं, नहीं तो फिर कन्फ्यूज़न पैदा होगा, तो फिर पैदा ही होते रह जाएगा।
तो मेनली हमको क्या याद रखना है कि इसमें कौन क्या है। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि भैया ईटा क्या है, ईटा है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कोफिशिएंट, एंड उसके बाद हमारे पास क्या है आर रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी, स्फेरिकल बॉडी। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास वी टी आर क्या है, ये है टर्मिनल वेलोसिटी, और उसके बाद फिर हमारे पास क्या है सिग्मा, सिग्मा क्या है, सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक, ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या है रो क्या है, इट इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जिस फ्लूइड के अंदर ये तैर रहा था। और उसके बाद फिर क्या बचा है सर, बचा है कैपिटल वी, वी क्या है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। ये पूरा का पूरा हम लोगों ने साइन देख लिया, ठीक है। बाकी कुछ ऐसा बचा नहीं है तो इसलिए यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। स्टोक का नियम और टर्मिनल वेलोसिटी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे सरफेस टेंशन को। थैंक यू वेरी मच हैमर्स।